एवरेज सैलरी वाला इंसान इलॉन मस्क जितनी नेटवर्क कमाना चाहता है तो उसे 14 करोड़ साल तक काम करना पड़ेगा। जब से इंसान इस दुनिया में आया है ये उससे 500 गुना ज्यादा है। और जितनी देर में मैंने आपको ये बात बताई उतनी देर में इलॉन मस्क ने 9 करोड़ रुपए बना लिए हैं। लेकिन इलॉन मस्क के बारे में एक हैरान करने वाली बात यह है कि वो हिस्ट्री का सबसे अमीर आदमी नहीं है, वो तो उनके आसपास भी नहीं है। अगर आप टाइम में पीछे देखें तो ऐसे लोग मिलेंगे जिनके सामने इलॉन मस्क भी गरीब दिखेगा। तो आज हम ढूंढ निकालेंगे हिस्ट्री के सबसे अमीर इंसानों को लेट 80s की शुरुआत में कोलंबियन करोड़पति के साथ, जिसने एनर्जी सप्लीमेंट से इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला दिया था। जी हाँ, पाब्लो एस्कोबार। वो हर हफ्ते ही 420 मिलियन डॉलर्स कमा रहा था, लेकिन महंगाई के बाद उसकी नेटवर्क सिर्फ 80 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। तो ऑन पेपर्स तो वो इलॉन मस्क को बीट नहीं कर पाया। लेकिन इस वीडियो में बाकी सबसे उल्टा। पाब्लो की दौलत स्टॉक्स या पॉलिटिक्स से बंधी हुई नहीं थी, उसके पास असली पैसे थे। वो उन्हें इकट्ठा करके रखने के लिए सिर्फ रबर बैंड्स पर ही हर हफ्ते हजारों डॉलर्स खर्च करता था, और उन नोटों को डैमेज पहुंचने से हर साल ही उसे 2 बिलियन डॉलर्स का घाटा होता था। तो पाब्लो एस्कोबार हिस्ट्री का तो सबसे अमीर आदमी नहीं था, लेकिन अगर हम उसके पास छुपे हुए असली नगद की बात करें तो शायद वो जरूर था। तो चलिए अब वक्त में पीछे चलते हैं और एक अलग तरह की दौलत देखते हैं। साल है 1945। वर्ल्ड वॉर 2 अभी अभी खत्म हुआ है और अमेरिका में लाखों फौजी घर वापस आ रहे हैं। अब वो वापस अपने लेबर वर्क का काम स्टार्ट करेंगे, जहां एक इनकम पर फैमिलीज को सपोर्ट किया जा सकता है। और यही अमेरिका के लोगों का आमतौर पर रोजगार था। और इन्हीं बर्बादियों में हमें हिस्ट्री का सबसे अमीर आदमी मिलेगा, जोसेफ स्टालिन। ये सोवियत यूनियन का कम्युनिस्ट रूलर पैसों में इंटरेस्टेड नहीं था। उसके पास उसके पाइप्स, किताबों और सादी वर्दी के अलावा कुछ खास नहीं था। बाकी लोगों के कंपैरिजन में वो काफी अच्छे से रहता था। उसके पास रोजमर्रा की चीजें तो थी, लेकिन वो कोई पैसों में गुलाटियां नहीं खा रहा था। लेकिन रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि वो आज के जमाने के हिसाब से लगभग 30 लाख रुपए महीना कमा रहा था। वो पेमेंट के जितने भी चेक आते थे बस अपनी डेस्क पर इकट्ठा होने देता था, और शायद उसके पास कोई सेविंग्स अकाउंट भी नहीं था। अब स्टालिन को हिस्ट्री का सबसे अमीर आदमी मानने की वजह ये थी कि टेक्निकली उसके पास पैसे ना होने के बावजूद उसे पैसों की जरूरत ही नहीं थी। उसके पास तो पूरा देश ही था। उसके ताकत पर सवाल उठाने वाली कोई भी बात, यहाँ तक एक छोटा मोटा मजाक भी आपको जेल भेज सकता था या फिर फांसी करवा सकता था। स्टालिन का कंट्रोल इतना ज्यादा था कि उसे जानलेवा दिल का दौरा आने के 12 घंटे बाद तक किसी डॉक्टर को नहीं बुलाया गया, क्योंकि हर कोई स्टालिन के जाग जाने और ऑफिशियल ऑर्डर्स के बगैर कुछ भी हरकत पर सजा मिलने से डर रहे थे। तो ऑन पेपर्स गरीब होने के बावजूद स्टालिन का पूरी इकोनॉमी पर कंट्रोल था, जिसकी आज की कीमत 10 ट्रिलियन डॉलर होती, यानी हिस्ट्री का सबसे अमीर आदमी। लेकिन हिस्ट्री का सबसे अमीर इंसान ढूंढने के लिए हमें पैसे से थोड़ा आगे सोचना होगा। इस वीडियो में हर इंसान अलग टाइम पीरियड और दौलत के अलग रूप को रिप्रेजेंट करेगा, चाहे वो पॉलिटिकल पावर हो या कैश या कंपनी इक्विटी। और आखिर में सिर्फ एक ही इंसान को हिस्ट्री के सबसे अमीर इंसान का टाइटल दिया जाएगा। तो चलिए अब हम अगले अमीर इंसान से मिलते हैं। आप मानेंगे नहीं, लेकिन 1909 में एडोल्फ हिटलर बेघर था। वो वियना शिफ्ट हो गया ताकि अपने आर्टिस्ट बनने को ख्वाब को पूरा कर सके, लेकिन चीजें उसके हिसाब से बिल्कुल नहीं हो रही थी। उसे आर्ट स्कूल से रिजेक्ट कर दिया गया और अपना गुजारा करने के लिए वो छोटी छोटी पेंटिंग्स और पोस्ट कार्ड्स बेचने लगा। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने और अपनी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट शुरू करने के बाद उसने जबरदस्ती गवर्नमेंट का तख्ता पलट करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसे 9 महीने के लिए कैद कर दिया गया। शायद जब वो जेल में था तभी उसने कैंप नाम की एक किताब लिखी होगी। 1925 में रिहा होने पर उसकी रेसिज्म मैनिफेस्टो की सेल्स काफी आम थी, लेकिन जैसे ही जर्मनी की सिचुएशन खराब हुई उसकी इस काम की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। और जब हिटलर ने 1933 में सत्ता संभाली तो ये किताब हर जगह थी। इसी वक्त के आसपास हिटलर को एहसास हुआ कि उसके पास डेवलपर कमांड्स का एक्सेस था। उसने सरकार को ऑर्डर दिया कि वो उसकी खुद की किताब की 60 लाख कॉपीज खरीदे और उन्हें फौजियों, सरकारी ऑफिसर्स और नई शादीशुदा जोड़ों को बांट दे। फिर उसने खुद को टैक्स से एग्जाम करके 18 करोड़ का टैक्स बचा लिया। उसका अगला दाव अपनी खुद की इमेज को कॉपीराइट कराना था, जिससे वो नाजी जर्मनी में सेल होने वाले हर पोस्टेज स्टैंप पर रॉयल्टीज कलेक्ट कर सकता था। फिर उसने अपने भाषणों को कॉपीराइट किया ताकि जब वो न्यूज में प्रिंट हो तो वो पैसा कलेक्ट कर सके। इस पैसिव इनकम के जरिए ने हिटलर को करोड़ों रुपए कमा के दिए। अपने लाइफ के आखिर तक मे कैम की लगभग 10 मिलियन कॉपीज बिक चुकी थी, जो असल में एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन हिटलर का एक और साइड हसल भी था। 1933 और 1945 के बीच ये अंदाजा लगाया गया था कि उसके अपने सपोर्टर से 5 बिलियन डॉलर से ज्यादा दान मिला था। इसका ज्यादातर हिस्सा अमीर बिजनेसमैन से आया था। ये काफी हैरानी की बात है कि हिटलर ने अपने पर्सनल पावर से कितना पैसा बना लिया, लेकिन उसकी असली दौलत उसकी मिलिट्री ताकत से आई थी। अपने पीक पर 1942 में नाजी जर्मनी ने लगभग पूरे यूरोप को कंट्रोल किया, रिसोर्सेज में अरबों खरबों की चोरी की और लाखों लोगों को जबरदस्ती मजदूरी में डाल दिया। तो अपनी जीत की मदद से हिटलर ने रिसोर्सेज पर पूरी तरह से कब्जा किया, जिसकी कीमत आज के डॉलर्स में 3 ट्रिलियन होती। लेकिन डिक्टेटर से पहले भी एक आदमी ने बहुत अलग तरह की दौलत बनाई, हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड को एक अंदाजा हुआ कि अगर वो अपने कर्मचारियों को ज्यादा पैसे दे और उन्हें ज्यादा सोने दे तो वो बगावत नहीं करेंगे। 1914 में हेनरी ने $2.5 की तनख्वाह को डबल करके $5 करने का फैसला कर लिया था। फिर उन्होंने हफ्ते के काम को 6 दिन से हटाकर 5 दिन कर दिया। मीट पैकिंग प्लांट्स का ऑपरेशन देखने के बाद हेनरी ने अपने वर्कर्स को एक लाइन में ऑर्गेनाइज किया
एक असेंबली लाइन। इसका नतीजा ये हुआ कि फोर्ड मॉडल टी का प्रोडक्शन टाइम 12 घंटे से घटकर 90 मिनट हो गया, कीमत $850 से घटकर $290 हो गई और पूरे 50 सालों तक मॉडल टी दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी रही। लेकिन हेनरी का सबसे बड़ा इन्वेंशन असेंबली लाइन या मॉडल टी नहीं था। दरअसल जब फोर्ड ने ऑटोमोबाइल्स को आम जनता तक पहुंचाया तो लोगों ने शहर से बाहर शिफ्ट होना भी शुरू कर दिया और काम पर आने जाने के लिए गाड़ियां चलाने लगे। अब फोर्ड की बड़े पैमाने पर गाड़ियां बनाने की सक्सेस के बाद उन्हें कंपनीज और देशों ने बड़े पैमाने पर कॉपी करना शुरू कर दिया। शहर के बाहरी इलाके, कम्यूटिंग और मॉडर्न वर्क शेड्यूल, ये सब हेनरी फोर्ड से जोड़े जा सकते हैं, जिसकी वजह से कई लोग उन्हें मिडिल क्लास का इन्वेंटर भी बोलते हैं। तो उनकी सिर्फ $200 बिलियन की पर्सनल नेटवर्क के बावजूद हेनरी का मैसिव इन्फ्लुएंस शायद उन्हें हिस्ट्री का सबसे अमीर इंसान बना सकता है। लेकिन हेनरी की सक्सेस उन लोगों की वजह से हुई थी जो हिस्ट्री में उससे भी पहले आए थे। द रॉबर बैरॉन्स, टेलीफोन, टेलीग्राफ और लाइट बल्ब का इन्वेंशन हो रहे थे। पोल्यूशन जबरदस्त है, चाइल्ड लेबर लीगल है, कोई नियम कानून मौजूद नहीं है, देर तक काम करना, अनसेफ इक्विपमेंट्स, वर्कर्स को बेहतरीन वर्क डेथ बैलेंस देते हैं। इस दौर को 3 आदमी डिफाइन करेंगे। द कॉर्नियस वंडरबिल्ट, जिन्होंने रेल रोड इंडस्ट्री को फतह किया और यूएस के खजाने से ज्यादा पैसे ले मारे। अगले थे एंड्रयू कांजी, जिन्होंने स्टील से दौलत कमाई और अपनी बाकी जिंदगी फिलैंथ्रोपी में डेडिकेट कर दी। लेकिन इन तीनों में सबसे अमीर थे जॉन डी रॉकफेलर। 1870 में जॉन ने स्टैंडर्ड ऑयल की शुरुआत करी। उन्होंने इनोवेशन और दूसरों को धोखा देकर जल्दी अपने कॉम्पिटिटर्स को खत्म कर दिया और 1880s तक वो अमेरिका की ऑयल रिफाइनिंग का 90% कंट्रोल करते थे। लेकिन उनका एम्पायर 1911 में गिर गया जब यूएस सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंडर्ड ऑयल को एक इलीगल मोनोपोली अनाउंस कर दिया और इसे 34 नई कंपनीज में तोड़ने का ऑर्डर दिया। इस कंपनियों में टूटने की वजह से रॉकफेलर दुनिया में पहले बिलियनर बन गए और अपनी पीक पर 1913 में उनकी वेल्थ पूरे यूएस की जीडीपी की 2% थी। आज के डॉलर्स में उनकी पर्सनल वर्थ का एस्टिमेट 400 से 600 बिलियन डॉलर्स तक है, जिससे एक तरह से वो हिस्ट्री के सबसे अमीर इंसान बन जाते हैं। लेकिन रॉबर्ट बैरन से पहले एक फैमिली थी जिसने पूरी दुनिया में पैसे का खेल शुरू किया, द रॉकशाइल्ड्स। साल है 1744। यूनाइटेड स्टेट्स अभी तक बना भी नहीं था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी सिर्फ 30 साल। शहर गड्ढों से भरे हुए थे, बिजली नहीं थी। एक छोटी सी बस्ती में मायर एम्शेल रॉथस्चिल्ड पैदा होते हैं। वो बहुत ही छोटी उम्र में बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं। नायाब सिक्के बेचने से लेकर एक सक्सेसफुल बैंकर बन जाते हैं। फिर 1800s की शुरुआत में वो एक बड़ी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अपने 5 बेटों को यूरोप के 5 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सेंटर्स में भेजते हैं। हर बेटा अपना रोल अच्छे से निभाता है और टेलीफोन के इन्वेंशन से पहले रॉकशाइल्ड्स ने पहला इंटरनेशनल बैंकिंग नेटवर्क खड़ा कर दिया था। उन्होंने कई कंट्रीज को लोन देने का काम शुरू करा। अब रॉथशाइल्ड्स की असली वेल्थ कितनी है इस पर अक्सर डिबेट होता है, लेकिन फोर्ब्स की रिच लिस्ट में आपको सिर्फ जेफ रॉथशाइल्ड मिलेगा। उसकी नेटवर्थ 3.2 बिलियन है। वो फेसबुक में काम करता है और असली रॉथशाइल्ड से उसका कोई रिश्ता नहीं है। आज रॉथशाइल्ड्स के पास उनका सेंट्रलाइज्ड पैसा नहीं है, लेकिन उनकी पीक पर उनकी फैमिली की टोटल वर्थ हिस्ट्री का सबसे बड़ा खजाना रखती थी। अगर किसी एक आदमी की बात करें तो सबसे अमीर नेथन रॉथशाइल्ड था। एस्टिमेट्स के हिसाब से उसकी आज की पीक नेटवर्थ लगभग $20 बिलियन होती, लेकिन उसके पावर्स और उसकी कनेक्शन की कीमत इससे कहीं ज्यादा थी। हमारे अगले कंटेंडर को ढूंढने के लिए जो हिस्ट्री का सबसे अमीर इंसान हो सकता है, चलते हैं 1500s के यूरोप में। क्रिस्टोफर कोलंबस अभी ही अमेरिका से वापस आया है। जेकब फगर नाम का आदमी एक अमीर जर्मन फैमिली में पैदा होता है। जेकब उसको मर्चेंट ट्रेडिंग से बैंकिंग तक फैला देता है और जल्दी ही वो बड़े बड़े लोन्स देना शुरू करता है ताकि आर्ट प्रोजेक्ट से लेकर जंगों तक को फंड किया जा सके। 1519 में उसने चार्ल्स फिफ्थ को जीत दिलाने के लिए आज के दौर के हजारों मिलियन डॉलर्स खर्च किए। लेकिन जब चार्ल्स ने अपना कर्ज चुकाने में देरी करी तो जेकब ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी जिसमें भर के जलील किया। फगर के पास राजाओं से ज्यादा इन्फ्लुएंस था। उसने सोशल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाया और आज भी 150 लोग इन अपार्टमेंट्स में सिर्फ $100 देकर किराए से रह रहे हैं, इस शर्त के साथ कि उन्हें दिन में 3 बार फगर की फैमिली के लिए दुआएं करनी होंगी। अपनी पीक पर जेकब फगर यूरोप की जीडीपी का 2% ओन करता था, जो आज के जमाने में करीब $400 मिलियन होता। चंगेज खान के पास बिल्कुल अलग तरह की दौलत थी। 1200 की शुरुआत में चंगेज खान के पास इतनी जमीन थी जितनी किसी और आदमी के पास पूरी हिस्ट्री में नहीं थी। उसका मंगोल एम्पायर लगभग 20% अर्थ की जमीन को कवर करता था, जिसके आज के हिसाब से एस्टिमेट नेट वर्थ $130 ट्रिलियन है। लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। चंगेज खान के पास असली में ज्यादा दौलत नहीं थी और ये उसकी ताकत का एक जरूरी हिस्सा था। अपने लिए पैसा लेने के बजाय वो जंग की लूट का सामान अपने फौजियों और कमांडर्स में बांट देता था ताकि उनकी वफादारी बढ़े। चंगेज वही कपड़े पहनता था जो उसके लोग पहनते थे, वही खाना खाता था और चाहता था कि उसकी कब्र बिना किसी निशान के हो। लेकिन उसके जमीन के कंट्रोल के हिसाब से वो शायद हिस्ट्री का सबसे अमीर आदमी था। लेकिन चलते हैं और भी पीछे 1 AD में। जो लोग उस वक्त जिंदा थे उन्हें पता भी नहीं था कि वो हिस्ट्री के एक बड़े मोड़ पर जी रहे थे। उन्हें असल में ये भी नहीं पता था कि साल क्या है। रोमन सोचते थे कि साल 754 है, चाइनीज सोचते थे कि साल 9 है और ग्रीक्स के हिसाब से ये साल 194 था। हर देश अपनी अपनी अलग तरह से चला रहा था। अमेरिका में मयंस की मदद से शुरुआती शहर बन रहे थे। हम इंडियन समंदर के रास्ते और सिल्क रोड के जरिए बिजनेस कर रहे थे। चाइना ने अभी अभी कागज की खोज की थी और रोम में अगस्टस सीजर अपनी शान शौकत में है। कुछ साल पहले ही उसने मार्क एंथनी और क्लियोपैट्रा को एक जंग में हराकर इजिप्ट को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना लिया। अब वो रोम की लगभग 20% इकोनॉमिक आउटपुट कंट्रोल कर रहा था, जिसमें टैक्स का पैसा, खजाना, सोने चांदी की खदानें और जीती हुई जमीन, इन सब में उसकी इनकम शामिल थी। उसके पास एक पैसा कमाने का तरीका भी था जिसमें वो अपने एम्पायर के अमीर लोगों को मार देता था उनकी चीजें लेने के लिए। सीजर की मौत के बाद साल 14 में लोगों ने उसे एक देवता अनाउंस कर दिया। वो ऐसा इंसान था जिसकी आज के
जमाने के हिसाब से नेटवर्थ $5 ट्रिलियन होती तो सबसे अमीर इंसान कौन है? इस ग्राफ को देख के लगता है जो इलॉन मस्क को खोखला कर देता है, लेकिन ये नंबर्स पूरी कहानी नहीं बताते। 1913 में जॉन डी रॉकफेलर की दौलत यूएस जीडीपी के 2% के बराबर थी। आज इलॉन मस्क की दौलत यूएस जीडीपी के 1.4% के बराबर है। तो रॉकफेलर के पास इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा था, जिससे उसकी इनकम इलॉन मस्क से एक लिहाज से ज्यादा ही थी। पूरे हिस्ट्री में सबसे अमीर इंसानों की ये सिर्फ छोटी सी लिस्ट थी। ऐसे कई लोग गुजरे, राजा महाराजा, जिन्होंने इनसे भी ज्यादा दौलत कमाई, जो इन्हें दौलत की रेस में कई मील पीछे छोड़ सकते हैं। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।